दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आप वीडियो के कमेंट में डालिए या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप वहां से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप वहां पे पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा डेली मैं टेलीग्राम पे 5 क्वेश्चन क्विज के लिए डालता हूं। जितने चैप्टर हमने कवर कर लिया है, देखो मेरा वो क्वेश्चन डालने के मोटो है कि ताकि आप लोग रिवीजन करते रहो। अगर रिवीजन नहीं करोगे, कितना भी स्टडी करो, सब आपका बेस्ट है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था उसको फिनिश किया था। उस पर कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उसके कॉन्सेप्ट को सीखे थे। अब आज उसके आगे अगला टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन कैसे आता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटी होता क्या है। देखो पहले मैं डेफिनेशन रीड करता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल आर ग्रेविटी। देखो कोई भी ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जिससे पृथ्वी किसी भी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचती है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। और इससे हम क्या मेजर करते हैं, आपने देखा होगा अभी तक हम वेट कैसे निकालते थे, W=mg, मतलब ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देते थे। इस सेशन में हम पूरा डिटेल में देखेंगे उसको क्यों करते थे। तो चलो समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक अर्थ है, ठीक। ये अर्थ है। अर्थ का मास कितना है, m। अब अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक, अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई एक बॉडी रखी हुई है। अब इसके ऊपर जब कोई एक बॉडी रखी हुई है, स्मॉल मास m का छोटू सा मास है। अब अर्थ इसको क्या करेगी, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि इस ब्रह्मांड में हर एक दूसरा पार्टिकल या हर एक दूसरी बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे अर्थ इसको क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी। और जो उसको खींचती है वो कैसे खींचती है, उसी को हम ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। और इससे हम क्या मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं। जैसे इसका अगर वेट करना होता था तो हमेशा वेट हम डाउनवर्ड क्यों लेते थे, समझ में आया। कोई भी जैसे हमारा ऑब्जेक्ट होता था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपने देखा होगा, अगर इसका मास m होता था, वेट निकालने के लिए हम क्या करते थे, W=mg, हमेशा इसका डायरेक्शन नीचे ही देते थे। आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर क्यों नहीं देते थे, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वेट आता है जो धरती माता इसको नीचे की तरफ खींचती हैं, इसलिए इसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही रहता था। आई होप आपको ग्रेविटी के बारे में ओवरव्यू मिल गया होगा। चलिए अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको समझते हैं। अब देखो इसको समझते हैं पहले हो क्या रहा है, तब पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो देखो ये कह क्या रहा है, आप बताइए। अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा, यहाँ पे मैं मानो एक बॉडी है जनरल, इस पे अगर फोर्स लगाऊंगा F, ये बॉडी क्या होगी, मूव करेगी। और क्या आएगा, अगर इसका मास m है, जब फोर्स लगाओगे तो इस पे एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। जब हमारी दो बॉडी है, मान लेते हैं एक मास m1 है और एक मास m2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी कि नहीं, इसके कारण क्या आएगा, हमारा एक्सेलरेशन आएगा। ग्रेविटी के कारण कितना एक्सेलरेशन आएगा उसी को हम समझते हैं और इसकी वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। चलो इसको अब समझते हैं। यहाँ पे देखो पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही। अगर किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे तो उसका एक्सेलरेशन आएगा। देयरफॉर अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल मस्ट एक्सेलरेट, तो जिसके कारण अगर आपकी बॉडी ग्रेविटेशनल इफेक्ट में है तो वो भी एक्सेलरेट हो जाएगी। इसके कहने का मतलब यही है। दूसरा पॉइंट, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, किसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जो आज का अपना टॉपिक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल जी से। ठीक, यहां तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब चलो इसका डेरिवेशन देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ऑलमोस्ट स्फेयर है, तो इसलिए मैं स्फेयर ले रहा हूं। अर्थ का रेडियस कितना मान लेते हैं? आर। और अर्थ का मास कितना मान लेते हैं? कैपिटल एम। यहां तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब क्या करते हैं कि अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पे इसका सेंटर सी है, अर्थ के सरफेस पर एक छोटा सा मास एम रख देते हैं। ठीक, अब इसका ग्रेविटी हम कैसे निकालेंगे? कि अगर इसका हमें कोई बोले आप ग्रेविटी निकालिए, कितना ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, मतलब ये जो हमारा छोटू सा मास है, ये क्या करेगा? सेंटर की तरफ आने की कोशिश करेगा कि नहीं? क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है। अर्थ तो आपका खुद एक मास है, अर्थ में मास है ना, और एक मास इसके ऊपर रखे हो तो क्या करेगा? उसको अपनी सेंटर की तरफ खींचेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसका मास m है, इसका वेट कितना होगा? mg होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो चलो यहाँ जो जो नोटेशन है उसको हम देख देते हैं। समझ में आया? कंसीडर अ बॉडी, देखो अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लो, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। ये हमारा एक छोटा सा मास m है। ठीक, जो हमारा कहाँ पे है? m लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो मैं इसलिए ये सब लिखता हूँ, चाहो तो टाइप करके ला सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ नोट्स ताकि आप बनाते रहो। लाइंग ऑन द सरफेस, जो अर्थ के सरफेस पे हमारा है। अब हो क्या रहा है इस पे? अगर दो बॉडी हैं तो इनके बीच क्या आएगा? देन ग्रेविटेशन। अब इसके बीच अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना रहे F, एक मास तो पृथ्वी का है, एक मास इसका है, तो मैं क्या लिखूंगा? F इक्वल टू, कल ही न्यूटन्स लॉ में हम लोग देखे थे क्या होता था? G पहला मास इंटू दूसरे मास का प्रोडक्ट। तो पहला मास अर्थ का है GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? रेडियस के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब हमारा जी क्या है? जी हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, इफ जी इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा क्या होगा? इसके कारण अगर एक्सेलरेशन जी है, वेट कितना होगा हमारा? ग्रेविटी का है। देखो दो मेथड है। देन फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो ग्रेविटी के कारण फोर्स आएगा बॉडी पर वो कितना आएगा? पृथ्वी धरती माता इसको नीचे खींचेंगी कि नहीं? बिल्कुल खींचेंगी। वो फोर्स आएगा mg। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं, फ्रॉम 1 और 2। तो ये दोनों हमारे फोर्स हैं जो एक बॉडी पे लग रहा है, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारा जी एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम, छोटा एम है क्योंकि ये देखो धरती खुद पे नहीं लगा रही, जो इसके सरफेस पर मास है उस पे वेट लगा रही है। एम जी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। जी इक्वल टू क्या हमारा निकल के आया? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस आर का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है, और इस कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको एक मेथड से आप और कर सकते थे। सेकेंड मेथड क्या था? F इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा क्या होता है? अगर यहाँ एक्सेलरेशन g है तो a इक्वल टू क्या होगा हमारा? सॉरी, वही मतलब है। F इक्वल टू क्या होता है? mg, जो वहां पे किए थे इस पे बॉडी लगेगी। g इक्वल टू क्या आ जाएगा? G इक्वल टू एफ बाई एम। तो यहाँ पे फोर्स हमारा कितना है? फोर्स है हमारा जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो G इक्वल टू हमारा आ जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, यही आएगा ना, इंटू एम। एक एम से एक एम कैंसिल हो गया छोटू वाला, तो हमारा G इक्वल टू बचा जी एम बाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ग्रेविटी हमारा किस पे डिपेंड कर रही है? ग्रेविटी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उस पर कुछ भी नहीं चेंज जाएगा। एक
अर्थ का मास m उस बॉडी पे नहीं डिपेंड कर रही है जो इसके सरफेस पे रखा गया था, और किस पे डिपेंड कर रही है, उसके रेडियस पे। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो इसका एक और आता है, उसको भी लिख देते हैं। G इक्वल टू हमारा निकल के आया Gm/r²। अब मास इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। अब अर्थ हमारा क्या हमने माना है, स्पेयर है, स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³। तो उसको रखते हैं G इक्वल टू G/r²। r² को बाहर ले लेते हैं, वॉल्यूम रखते हैं 4/3 πr³ इंटू रो। अब देखो एक r² से r³ एक कट जाएगा। G इक्वल टू हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 4πg रो r, यही निकल के आएगा ना, डिवाइडेड बाई 3। एक बार चेक कर दो, देखो r² से r² कैंसिल हो गया, 4/3 πg, एक r बचेगा r इंटू रो। अगर कभी आपको डेंसिटी के टर्म में दिया रहे और पूछे एक्सेलरेशन कितना होगा, इस फार्मूले को यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आया है। एक तो ये फार्मूला आया, एक हमारा आया है G इक्वल टू Gm/r²। तो हमारा देखो ग्रेविटी कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थ के मास पे है, और कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के स्क्वायर के है। और क्या डिपेंड कर रहा है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मटेरियल, किसका मटेरियल, अर्थ का मटेरियल या प्लेनेट का जिस पे वो बॉडी रखी हुई है। कभी आपको क्वेश्चन में सारे पैरामीटर कांस्टेंट करके कोई एक चेंज कराएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जी डिपेंड ऑन, इसको लिख देता हूं, जी डिपेंड ऑन मास रेडियस एंड डेंसिटी। मास रेडियस, देखो किस पे, मास रेडियस एंड डेंसिटी। ये किसका है, जिस पे वो प्लेनेट पे रखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट हमारा अर्थ भी तो एक प्लेनेट है। तो जिस प्लेनेट पे बॉडी रखी हुई है, उसका जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, उसी के मास रेडियस और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और हमारा क्या है, जी इंडिपेंडेंट ऑफ वो बॉडी जो खुद है उस पे इंडिपेंडेंट है। जी इंडिपेंडेंट ऑफ मास शेप, कि उसका शेप कैसा है, मास शेप एंड डेंसिटी, mass shape and density of the body placed on the surface, density of the body placed on the surface। इसको आप यहां से नोट कर देना, placed on the surface। जो बॉडी उसके सरफेस पर रखी हुई है, उसके शेप, साइज, मास, डेंसिटी, उन सब किसी पे नहीं डिपेंड करेगा हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आप यहाँ मैथमेटिकल टर्म में देख सकते हैं, स्मॉल एम का कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, अ गिवन प्लैनेट रेफरेंस बॉडी प्रोड्यूसेस सेम एक्सेलरेशन। ये देखो, इसके प्लैनेट पर कोई भी मास रखे, एम का कोई भी हो, ये उसका क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा। होगा कि नहीं, आई होप आपको ये समझ में आ गया। एम की साइज हम कुछ भी करें, इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हमारा जो रेफरेंस बॉडी है केवल उस पे डिपेंड कर रहा है। तो उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गिवन प्लेनेट, जो भी हमारा प्लेनेट दिया हो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। आप PYQ बना रहे होंगे। प्लेनेट, और प्लेनेट हमारा क्या है, रेफरेंस बॉडी जिस पे वो रखा हुआ है। रेफरेंस बॉडी प्रोड्यूसेस सेम एक्सेलरेशन, चाहे हैवी मास हो चाहे कम वेट हो, प्रोड्यूसेस सेम एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि उसके मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सेम एक्सेलरेशन इन लाइट, इन लाइट एज वेल एज हैवी बॉडी। जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो चाहे हैवी बॉडी हो चाहे लाइट वेट हो, वो सब पे सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए आप देखो, जी का हम सब में मास से मल्टीप्लाई करके वेट निकालते हैं, अगर आपको याद होगा। अब जी हमारा क्या है, अब ये देखते हैं। जी हमारा वेक्टर है कि स्केलर।
आप वो बताओ। वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो। अब देखो ध्यान से, हमारा जी क्या है? कोई भी अर्थ, जो हमारा अर्थ है, अगर इस पे कोई एक बॉडी रखी हुई है, इसका डायरेक्शन हमेशा एक किधर अर्थ क्या ट्राई करेगा? अगर इसका मास m और इसका स्मॉल m है, तो अर्थ इसको हमेशा अपनी सेंटर की तरफ खींचेगा। अगर ये खींच रहा है तो इसमें क्या आ गया? डायरेक्शन। और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो जो हमारा g है, g इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड मतलब मास कुछ ना कुछ है, और उसको खींच किधर रहा है? उसके सेंटर की तरफ। एंड इट्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? आप जब जी की अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें, जब आप रेडियस r इक्वल टू 6400 किलोमीटर, और आपका जी की वैल्यू पता ही है, अर्थ का मास, वो सब वैल्यू पुट करोगे तो जो हमारी जी की वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी जी इक्वल टू, हमारा जो निकल के आएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये लिया कहाँ से गया है? ऑन द सरफेस ऑफ द मीन सी लेवल, ऑन द surface of earth, on the surface of earth at the mean sea level। ठीक है, जी की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन, इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से किया। कितना इजीली कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जितना कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते कहते हैं। और देखो यार, अगर आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो एटलीस्ट अभी से दिन के फिजिक्स के 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं। न कि फिजिक्स, हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उतना तो प्रैक्टिस करिए ही करिए। नहीं करोगे, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। अगर आप उतना क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करोगे, 2 महीने बीतते बीतते आप देखिएगा एकदम अच्छा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ जाएगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। तो चलो इसको रीड करते हैं। देखो ये कह क्या रहा है? acceleration ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द acceleration ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये कह रहा है कि acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, जो चंद्रमा पर acceleration है ग्रेविटी के कारण, वो पृथ्वी पे के acceleration का 1/6 है। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं। जो हमारा मून पे एक्सेलरेशन है, वो हमारा पृथ्वी के एक्सेलरेशन का कितना है? 1/6। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? जी एम हमारा मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी ई बाई 1/6। आगे, इफ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब देखो पृथ्वी की डेंसिटी तो अलग होगी, मून की तो अलग होगी, और उन दोनों का रेशियो दिया है 5/3। क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ मून इक्वल टू 5/3। और क्या हमको दिया है? देन रेडियस ऑफ द आर एम इज। तो हमें जो पृथ्वी का रेडियस दिया है वो कितना दिया हुआ है? आर ई। और हमसे रेडियस ऑफ मून पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो जब भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो उसको रीड करिए और देखिए क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। आर ई के टर्म में आपको आर एम को बताना है। अब आप क्या करोगे? जैसे ये क्वेश्चन आया, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके तो फार्मूले थे जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, और दूसरा एक डेंसिटी के टर्म में था। क्यों? क्योंकि यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर, यही होता था ना। अब यहाँ देखो क्या क्या कांस्टेंट है। 4/3 तो कांस्टेंट है,
इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। डेंसिटी और रेडियस में चेंज हो रहा है, इसी के रिलेटेड हमसे पूछा हुआ है। जी भी हमारा कांस्टेंट है, तो हमारी जो जी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस क्वेश्चन के लिए डेंसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रही है। तो चलो इसको अब लिखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू मून फिर डिवाइडेड बाय अर्थ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मून डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, क्योंकि हमको रेडियस ऑफ मून का पूछा हुआ है। तो चलो अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। इसको इधर ही रखते हैं, रेडियस ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू जी एम बाई जी ई। अब इधर ये क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये उल्टा हो जाएगा, रो ई बाई डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ मून। अब देखो सबकी वैल्यू दिया हुआ है, जी एम बाई जी ई कितना दिया हुआ है? जी एम बाई जी ई 1/6 दिया है, और डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ मून कितना दिया हुआ है? यहाँ देखो 5/3 यही दिया हुआ है ना, 5/3। तो चलो उसकी वैल्यू रख देते हैं 5/3। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे ए निकल के आएगा 5/18। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे आर एम इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 5/18 आर ई। तो जो अगर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर पृथ्वी का 1/6 है, तो मून का रेडियस कितना होगा? 5/18। देखो कितना इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। प्लेनेट का आप देखो जो रेडियस मास ये सब निकालते हैं वो पूरा ग्रेविटेशन के चैप्टर में आएगा। यहाँ से देखो, अगर आपको अर्थ का रेडियस पता है 6400 किलोमीटर है, उसकी यहाँ वैल्यू रखिए, आपको रेडियस ऑफ मून मिल जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसे आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हो रही है। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाय 1% इट्स मास रिमेनिंग द सेम। ये क्या करा कि पृथ्वी का रेडियस अगर 1% श्रिंक हो जाए, मतलब छोटा हो जाए 1%, और उसका मास सेम रहे, फिर पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी। तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन पृथ्वी के सरफेस पे क्या होगा? चलो इसको समझते हैं। ये हमारा अर्थ है, ठीक। अभी इसका रेडियस क्या है? आर। अब ये बोल रहा है कि जो हमारा अर्थ है इसका मास m है। अभी क्या करते हैं कि इसके रेडियस को 1% छोटा कर देते हैं। रेडियस जो है ये हमारा अभी कितना आ जाएगा? आर डेक्स 1% छोटा हो जा रहा है, मास m है। अगर इस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन g है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब इसका ये श्रिंक होगा तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा। समझ में आया कि नहीं? परसेंटेज में देखो ये पूछा हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा ग्रेविटी का फार्मूला क्या है? G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से तो दोनों केस में ग्रेविटेशनल फील्ड तो सेम ही रहने वाला है कि नहीं? और मास देखो दोनों का सेम दिया हुआ है। तो इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करेगा? G इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमको परसेंटेज चेंज चाहिए। अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशंस का मेरा लेक्चर देखा होगा, कोई भी टर्म हो, x के पावर p, y के पावर q डिवाइडेड बाई r के पावर n रहे और हमसे परसेंटेज एरर पूछे, तो मैंने उसको आपको एक ट्रिक बताया था। उनके पावर का चाहे डिवाइड में रहे चाहे मल्टीप्लाई में रहे, उनका क्या कर देना है आपको? उनका मल्टीप्लाई कर देना है, और उनका फ्रैक्शनल चेंज से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो अर्थ आपका सिकुड़ गया है किसके रेफरेंस में? डेल्टा आर बाई आर। ये हमारा कितना निकल के आएगा जो चेंज हुआ है? 1%। तो 1% को हम परसेंट में ही रखते हैं, 1%, ठीक। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी कितना आएगा? परसेंटेज, अगर आपने वो नहीं देखा है, प्ले लिस्ट बना हुआ है,
जाके देख लीजिए। और उसी कॉन्सेप्ट पे नीट और जेई में दोनों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके पावर कितना है, 1/r², चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे, उसका मल्टीप्लाई कर देना है इंटू डेल्टा r/r। परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 1, ये हमारा क्या निकल के आएगा, 2%। 2% तो हमारा निकल के आ गया, लेकिन यहाँ देखो डिक्रीज बाय 2%, इंक्रीज बाय 2%, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अब कैसे आप वो करोगे, ध्यान से देखो। हमारा जो ग्रेविटी है जी, हमारा आंसर है आ चुका है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। आप बताओ, अगर हमारा अगर हमारा रेडियस घट रहा है, अगर हमारा रेडियस श्रिंक हुआ है, तो ग्रेविटी हमारा क्या होगी, ये नीचे का वैल्यू छोटा है। अब आप कैसे समझोगे, 1/10 ज्यादा है कि 1/5? बोलो, किसकी वैल्यू ज्यादा है? एक तो 0.1 आएगा, एक 0.2, मतलब 1/5 आपका ज्यादा है। तो नीचे की वैल्यू अगर कम हो रही है, मतलब ऊपर की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर रेडियस घटेगा तो ग्रेविटी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगी। तो जो आपकी ग्रेविटी है वो कितना परसेंट इंक्रीज होगी, 2%। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, ग्रेविटी हमारा इंक्रीज्ड बाय 2%। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, आने वाले समय में फिर से पूछे जाने के चांसेस हैं। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और रटिए मत। देखो कॉन्सेप्ट आप समझिए, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो इसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है अ प्लेनेट हैज मास 1/10 ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक प्लेनेट का मास है जो अर्थ के मास का 1/10 है, वाइल रेडियस इज 1/3 दैट ऑफ अर्थ, जबकि उसका रेडियस अर्थ के रेडियस का 1/3 है। इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन ऑन अर्थ सरफेस टू अ हाइट ऑफ 90 मीटर, देन ही विल बी एबल टू थ्रो द स्टोन ऑन द प्लेनेट टू अ हाइट। देखो पहले क्या क्या डेटा दिया है उसको हम समझते हैं। एक आपको प्लेनेट दिया हुआ है, ठीक है, एक प्लेनेट को हम पी से लेते हैं, जिसका मास mp कितना है, अर्थ के मास का, अर्थ के मास का 1/10 है। तो यहाँ से हमारा मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, ये कितना निकल के आ जाएगा, 1/10। दूसरा पॉइंट है हमारा जो प्लेनेट का रेडियस है rp, वो हमारा अर्थ के रेडियस के कितना है, 1/3। तो यहाँ से हमारा रेडियस ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1/3। अब कह क्या रहा है, ये हमारा मानो अर्थ है। अब इसके सरफेस इफ है पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन ऑन अर्थ सरफेस, इसके सरफेस से, रुको इसको नीचे बनाते हैं थोड़ा, ये हमारा अर्थ है, ठीक। एक आदमी इसके सरफेस से एक पत्थर को कितने हाइट तक फेंक सकता है, मानो इसके हाथ में पत्थर है, तो कितना हाइट तक फेंक रहा है, 90 मीटर तक इसके सरफेस से फेंक रहा है। अब आपको बोल रहा है कि एक दूसरा प्लेनेट है, प्लेनेट का कलर चेंज करते हैं, ये हमारा एक प्लेनेट है जिसका ये देखो रेडियस और मास अर्थ के रिलेशन में दिया हुआ है, ये है हमारा प्लेनेट। वही सेम आदमी इस पे खड़ा हुआ है, अगर वो यहाँ पे 90 मीटर तक फेंक रहा है तो इस पे कितने मीटर तक फेंकेगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करो और डेटा पहले समझो। अब देखो ध्यान से, अगर अर्थ है, इसका तो ग्रेविटी हमको पता है, जी इक्वल टू कितना होता है, 9.1। लेकिन हमें प्लेनेट की ग्रेविटी नहीं पता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ग्रेविटी निकालेंगे, इसके बाद हमारा किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट कितनी होती थी। देखो रट्टा मत मारो, अगर यहाँ से फेंक रहा है हाथ में, इनिशियल स्पीड कितनी है, जो इनिशियल स्पीड दिया है यू से फेंकेगा, है कि नहीं, यहाँ भी यू से, यहाँ भी यू से। अब जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ कोई भी पार्टिकल आप जाके मोशन इन प्लेन में देख लेना, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ मैंने आपको डिटेल में सब चीजें एक्सप्लेन किया है।
तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, अगर ऊपर जा रहा है तो क्या आएगा, हम माइनस ले लेते हैं 2gh। ठीक, वी स्क्वायर हमारा 0 है तो यू स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2gh। h इक्वल टू हमारा निकल के आएगा यू स्क्वायर बाई 2g। अब यहाँ से सारी चीजें हमारी g पे डिपेंड कर रही है, जो इसका हाइट है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ से जो हमारा हाइट है ये हमारा ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों केस में तो हमारा ग्रेविटी सेम होगा नहीं, इसको इधर बनाते नहीं तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एच हमारा कैसे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको पहले ग्रेविटी निकालनी है प्लेनेट पे। अब प्लेनेट पे ग्रेविटी कैसे निकालोगे, उसके लिए अपने पास रिलेशंस है, उसको लगाते हैं यहाँ पे। g इक्वल टू क्या है, g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब यहाँ पे हमारा तो g कांस्टेंट है दोनों केस के लिए, g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m बाई आर स्क्वायर, यही बदल रहा है। अब चलो इसको रखते हैं एक एक करके। ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट, पहले ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट पे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है 9.81 इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस। रेडियस देखो इसका उल्टा हो जाएगा आरपी बाई ए, तो आर ई यहाँ ऊपर चला जाएगा, आर ई क्योंकि ये यूनिवर्सली है ना, आरपी का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ क्या क्या डेटा दिया हुआ है, एम पी बाई एम ई दिया है और आर पी बाई आर ई, दोनों डेटा हमको मिल गए हैं। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जी पी बाई जी ई इक्वल टू एम पी बाई एम ई कितना दिया हुआ है 1/10, और यहाँ पे देखो आर ई बाई आर पी, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3/1 इंटू 3/1 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 त्रिक का 9, 9/10 यही आएगा ना 9/10। तो अगर हमारा स्टोन एच हाइट तक जा रहा था तो एच, अब हमारा जो ये था जी पी इक्वल टू 9/10 जी ई, अगर हमसे प्लेनेट पे पूछता तो हम उसको भी आसानी से यहाँ निकाल सकते थे कि प्लेनेट पे कितना एक्सेलरेशन होगा। अब चलो एच पे बात करते हैं, मान लेते हैं वो प्लेनेट पे कितना हाइट तक फेंक रहा है, एच हाइट तक। तो हमारा एच इक्वल टू क्या आया है यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी में कुछ भी चेंज आएगा, जिस स्पीड से यहाँ फेंकेगा वही स्पीड से तो यहाँ भी फेंकेगा, तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो h इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/g। ठीक, कुछ भी डाउट है तो बोलो, h इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/g। अब चलो दोनों केस में इसकी वैल्यू रखते हैं, प्लेनेट और अर्थ के केस में। तो हमारा आएगा h प्लेनेट डिवाइडेड बाई h अर्थ इक्वल टू, इधर किसके है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा जी ई बाई जी पी। अब यहाँ से जी ई बाई जी पी निकाल लीजिए, कितना आएगा जी ई बाई जी पी इक्वल टू आ जाएगा 10/9, यही आएगा ना 10/9। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एच पी बाई हाइट ऑफ अर्थ पे कितने हाइट तक फेंक रहा था, वो शायद 90 मीटर तक जा रहा था, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 10/9। यहाँ से हमें हाइट ऑफ प्लेनेट चाहिए था, कितना हाइट तक फेंक रहा है 10/9। अर्थ पे कहाँ तक फेंक रहा था 90 तक, यही था ना। तो यहाँ से 9 दहा में 90 और 10 इंटू 10 कितना निकल के आ जाएगा, एच पी इक्वल टू 100 मीटर। देखो अभी प्लेनेट पे और ऊंचाई तक फेंक सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ग्रेविटी क्या हो रही है, प्लेनेट पे घट रही है। अगर ग्रेविटी घट रही है तो हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर 4 ऑप्शन दिए रहते तो आप वो भी देख के ऑप्शन कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी बिना पेन उठाए ये सॉल्व हो जाता, क्योंकि 90 के नीचे तो आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि प्लेनेट पे ग्रेविटी घट रही थी, एक ही ऑप्शन है जो 90 से ज्यादा है, कौन सा, 100 मीटर। तो अगर आपको एमसीक्यू रहे, इतना करने के अलावा दिमाग चलाने भी आना चाहिए, और वो सब आएगा कैसे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन, अभी देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क करके इसका ऑप्शन खुद कमेंट में मुझे बताना था, कि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट सीरियस है। यार एकदम इजी है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जी इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर, जो बताया उसी के रिलेटेड है, बस दोनों में आपको रिलेशन बना के रेशियो देना है।
तो इसको खुद से ट्राई करना और कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चले कितने सीरियस स्टूडेंट हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल से फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, ट्रस्ट करके पूरा स्टडी करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं फिजिक्स में आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आपने देखा होगा अभी नीट और जेई का जो एग्जाम हुआ है, सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए हैं। आपको यकीन ना हो, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अगर इस चैनल से आप स्टडी कर रहे हैं, ट्रस्ट करके पूरा देखिए, आपका फिजिक्स में डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा। इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, मैं हर वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देता हूं, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है वहां पे पोस्ट कीजिए, कोई क्वेश्चन है नहीं हो रहा है उसको भी पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा जो कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, इसका सारा पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेक्चर खत्म होने के बाद सारा नोट्स मैं वहां पे शेयर कर देता हूँ। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि अभी मैं टेलीग्राम पे हर दिन 5 क्वेश्चन का पोल डाल रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हो, जाके उसको अटेंड करिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं अटेंड करोगे आपको नहीं आइडिया लगेगा जो कुछ आप स्टडी कर रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि एग्जाम में 95% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन तभी स्ट्रांग होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। कॉन्सेप्ट का बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप देखना फिजिक्स में आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एग्जाम रिलेवेंट बिल्कुल है। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है आप मुझको बोलेंगे तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।